हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। एसएससी जीटी का एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कुछ फेजेस में तो एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ फेजेस में होना बाकी है। तो आपका एग्जाम अगर अभी तक हुआ नहीं है तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि इस साल कौन कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। जैसे अभी जितने भी फेजेस में एग्जाम्स कंप्लीट हुए हैं, जैसे 3-4 एग्जाम जो कंप्लीट हुए उसमें पैटर्न क्या फॉलो किया जा रहा है। तो हमने क्वेश्चन पेपर रेडी किया है जिन लोगों ने एग्जाम्स अपियर किया है, तो उनसे पता किया है किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। जितने भी उनको दिमाग में मतलब याद था वो सारा हमने जॉट डाउन किया और फिर एक क्वेश्चन पेपर बनाया। तो मतलब ये है, इस क्वेश्चन पेपर से आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए इस साल, मतलब पैटर्न कौन सा फॉलो किया है, एग्जैक्टली किस टॉपिक के ऊपर फोकस किया गया है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो को स्किप ना करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जिसमें बोला गया है 40 नंबर 40 नंबर का एवरेज जो है वो 71 है। अब 40 नंबर कैसा, मतलब कोई भी आप ले लेते 3 7 11 21 ऐसे करके 42 ऐसे करके 100 या फिर और भी नंबर है। मान लो ऐसे बहुत सारे नंबर है, 40 नंबर है। हमने ऐसे ही एग्जांपल के लिए आपको दिखाया है। इन 40 नंबर का एवरेज अगर निकालते हैं तो एवरेज आता है 71। ठीक है। अब इन नंबर में से एक 100 नंबर भी है। इस 100 नंबर को अगर 140 से रिप्लेस किया जाए तो बढ़ गया ना, 40 बढ़ गया। 100 के जगह 140 के 40 बढ़ गया। तो एवरेज में ये जो 40 बढ़ा है वो बढ़ा हुआ अमाउंट जो है 40 नंबर में डिवाइड होगा, है ना। अगर 140 नाउ के 180 भी होता तो 80 बढ़ जाता। उन मतलब इस 80 को इन 40 नंबर में डिवाइड करते, इक्वली बांट देते। तो 40 80 को 40 में अगर डिवाइड करेंगे इक्वली, दो दो करके आएगा हर एक हिस्से में, वही दो जुड़ जाएगा जो पुराना वाला जो है एवरेज है, जोड़ने के बाद नया एवरेज आ जाएगा। तो एक्चुअली कितना आएगा हर एक हिस्से में। एवरेज हम किस लिए निकालते हैं? एवरेज मतलब इक्वली डिवाइड करते हैं। ये 40 नंबर है, एवरेज निकालने का क्या रूल है? 40 नंबर को ऐड करो, सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाय 40 से डिवाइड करो। कितने नंबर से? 40 नंबर है, नीचे 40 ऊपर सबका सम आ जाएगा। ऐसे ही रूल है। हम एवरेज क्यों निकालते हैं? एवरेज इसलिए किया जाता है ताकि एक टोटल नंबर जो है उसको एवरेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एवरेज निकालते हैं, है ना। तो अब यहाँ बढ़ गया है 40 एक्स्ट्रा। अब इस 40 को इक्वली सब में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि कितना बढ़ गया है, एवरेज कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना बढ़ गया? 140 आने पे एवरेज कितना? तो 40 हम देख रहे हैं बढ़ गया है। इस 40 को सब में इक्वली डिवाइड कर देंगे। सब में इक्वली डिवाइड करेंगे, 40 एक्स्ट्रा आ गया और 40 नंबर में डिवाइड करना है। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब क्या है? 1 बढ़ गया है, 1 एवरेज बढ़ गया। तो करेक्ट आंसर क्या है? ये 1। क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। अब इसमें बोला गया है कि दो ट्रेन है जिनकी लंबाई 200 मीटर है, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, एक दूसरे की तरफ दोनों ट्रेन बढ़ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन दोनों एक दूसरे की तरफ है। अगर सेम डायरेक्शन होता तो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं ना। तो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर क्या होगा? अल्टीमेटली क्रॉसिंग होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 सेकंड में ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अगर ऐसा है और एक ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है तो दूसरी ट्रेन का स्पीड निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल, जो दोनों ट्रेन की जो लंबाई है, दोनों लंबाई को ऐड करेंगे। ठीक है, 200 मीटर प्लस 200 मीटर हमने यहाँ लिख दिया और नीचे टाइम लिख देंगे। कितने टाइम में क्रॉस किया? 10 सेकंड में। ठीक, और माइनस कर देंगे एक ट्रेन का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये कैलकुलेशन होके जो आएगा वही होगा आंसर। लेकिन आंसर एमसीक्यू में दिया हुआ है, इसी पैटर्न में इसी फॉर्मेट में लाना है, मतलब किलोमीटर पर आवर में लाना है। तो हमें ये कैलकुलेशन जो करना है फाइनली किलोमीटर पर आवर में लाना पड़ेगा। अब यहाँ मीटर दिया हुआ है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या है? 200 प्लस 200 400 मीटर, 400 मीटर। अब 400 मीटर में कितना किलोमीटर है? 400 बाई 1000 से अगर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा किलोमीटर। ये आ जाएगा 0.4 किलोमीटर, है ना। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 0.4। ठीक, अब 1 सेकंड सॉरी 10 सेकंड यहाँ लिखा हुआ है। हमें पता होना चाहिए 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं। तो हमें पता है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, 60 मिनट्स। और 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकंड। तो ये लिख सकते हैं, मतलब 3600 सेकंड्स लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें से हमें क्या पता चला? 1 सेकंड इक्वल टू 1 बाय 3600 आवर। ठीक, 10 सेकंड इक्वल टू 10 बाय 3600 आवर। तो हमें यहाँ लिखेंगे 10 बाय
3600 आवर माइनस ये 90 हमने लिख दिया। अब सारा किलोमीटर पर आवर में आ गया है तो इसलिए ऐसा लिख दिया, हमने लिखा नहीं है यूनिट। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये 3600 ऊपर चला जाएगा, 3600 ये आ जाएगा 0.4 नीचे 10 माइनस 90। इसका कैलकुलेशन करेंगे 10 10 कैंसिल, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 144 आ जाएगा माइनस 90 तो आ गया 54। तो करेक्ट आंसर हो गया ये 54 किलोमीटर। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है एक सेम उसी टाइप का ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 220 मीटर लंबा एक ट्रेन है जो एक सिग्नल पोस्ट को 11 सेकंड में क्रॉस करता है। एक सिग्नल पोस्ट में यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये सिग्नल पोस्ट है, ठीक है, मान लो ये सिग्नल पोस्ट है। अब यहाँ जो है ये है हमारा ब्रिज, ठीक, यहाँ ट्रेन है, एक ट्रेन है और ये एक ट्रेन है, मान लो ट्रेन, ठीक है, ये एक ट्रेन है और भी लंबा लगाना है लगा लो, छोटा कर देते हैं तो समझ में आएगा ये थोड़ा। तो ये एक ट्रेन है, ये एक ब्रिज है। तो ट्रेन ने क्या किया, एक सिग्नल पोस्ट को 11 सेकंड में क्रॉस किया। तो ये जब यहाँ आके ये क्रॉस कब करेगा, जब ये पूरा ट्रेन उस साइड में चला जाएगा। जब ये इसको क्रॉस करके उस साइड में जाएगा तो ऑब्वियसली फ्लाईओवर के ऊपर आ जाएगा, है ना, मतलब ब्रिज के ऊपर। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया ब्रिज को क्रॉस करने पे वही ट्रेन 18 सेकंड समय लेता है, ठीक है, 18 सेकंड समय। तो मतलब 11 सेकंड जो है इसको क्रॉस करने में, लेकिन इसको क्रॉस करने के साथ साथ ये जो ट्रेन है ब्रिज का भी तो कुछ पार्ट क्रॉस कर ट्रेवल कर लिया ना, और टोटल ब्रिज को क्रॉस करने में 18 सेकंड लगाता है। तो मतलब 11 सेकंड अगर मैं हटा दूं मतलब 7 और सेकंड लगेगा जिससे ये ब्रिज क्रॉस हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज, ब्रिज का लेंथ हमें निकालना है। तो 7 सेकंड में मतलब ये समझ में आ रहा है कि 11 सेकंड में इसको क्रॉस किया तो 7 सेकंड में इस ब्रिज को बाकी ब्रिज को क्रॉस कर लेगा। तो 7 सेकंड में अब हम क्या करेंगे, हम जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है 220 मीटर लंबी ट्रेन जो है वो सिग्नल पोस्ट को 11 सेकंड मतलब 11 सेकंड में 220 मीटर जो लंबी ट्रेन है वो 11 सेकंड में लाइट पोस्ट को क्रॉस करता है। क्रॉस करने का मतलब क्या है, ट्रेन वाले सामने जब हम बोलते हैं ट्रेन क्रॉस करता है मतलब ट्रेन जो है अपनी जो लंबाई है वो उतना वो ट्रेवल कर लेता है। तो ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, मतलब इसको क्रॉस करने के लिए इसको 200 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। तो 11 सेकंड में 200 मीटर ट्रेवल किया तो इनडायरेक्टली हम इसका स्पीड भी बता सकते हैं, ये है, ठीक है, 200 मीटर पर लेवल सेकंड, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, इंप्लाइज 1 सेकंड इक्वल टू हमें मिल गया, सॉरी 220 मीटर है, 1 सेकंड इक्वल टू 20 मीटर, 1 सेकंड इक्वल टू 20 मीटर। ये हमें पता चल गया कि 1 सेकंड में 20 मीटर जाता है ये ट्रेन, ठीक है, 1 सेकंड में 20 मीटर है। तो ये जो 7 सेकंड लगाया है ब्रिज को क्रॉस करने में एक्स्ट्रा जो हमने कैलकुलेट किया, तो 7 सेकंड मतलब क्या है, 7 सेकंड मतलब 140, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 140 मीटर। इसका मतलब 140 मीटर जो है ब्रिज की लंबाई है। तो करेक्ट आंसर हो गया ये 140 मीटर। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 20 लाख रुपए जो है 12% पे कहीं पे इन्वेस्ट किया जाता है 3/2 इयर्स के लिए, मतलब 1.5 साल के लिए, और इसमें जो इंटरेस्ट लगेगा वो हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो कहीं पे इन्वेस्ट किया गया है या रखा गया, मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट तो नॉर्मली हमें बैंकों में मिलता है, बैंक से मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। मान लो 20 लाख रुपए बैंक में रखा गया है 1.5 साल के लिए जिसमें 12% इंटरेस्ट मिलता है, रेट है 12% पर एनम, साल का 12% ये रेट है, और कंपाउंड होता है ये हाफ ईयरली। कंपाउंड क्या है, मतलब हाफ ईयरली पे कैलकुलेशन होगा, जितना भी अमाउंट बनेगा उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ठीक। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला है बस उसे अप्लाई करना है और कैलकुलेशन करना है। क्या है, देखो हमें क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट पेएबल ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पे वो मतलब 1.5 साल बाद कितना मिलेगा, 20 लाख का कितना मिलेगा, अगर हर 6 महीने में वो उसमें कंपाउंड मतलब वो इंटरेस्ट जो है कंपाउंड होता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो अब कैलकुलेशन करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। अमाउंट वाला फॉर्मूला क्या है, P A = P × 1 + R/100, ये हो गया साल का टू द पावर n। ये होता है जब ईयरली कंपाउंडेड होता है, कंपाउंड हर साल का जो वो कैलकुलेशन साल वाला होता है, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन हर 6 महीने में कैलकुलेशन होगा। हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट
किसी भी साल में वो ईयरली बेसिस पे होता है, लेकिन कैलकुलेशन जो है हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। तो ये हो गया साल वाला, जो साल का कैलकुलेशन होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया गया है 6 महीने। तो 6 महीने वाला और उसका कैलकुलेशन क्या होता है, फॉर्मूला याद कैसे रखना है, 6 महीने ना, साल में कितना होता है 6 महीने, दो बार, 6 महीना होता है ना, तो इसलिए यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करना है और यहाँ 2 लगा देना है इनके सामने, ठीक है, बस इतना ही है। अगर क्वार्टरली होता तो कितने क्वार्टर होता है साल में, 4 क्वार्टर, तो 8 को 4 से डिवाइड करना है, यहाँ 4 लगा देना है। अगर कहता है कि मंथली इंटरेस्ट, मंथली कैलकुलेशन, जो यहाँ लास्ट वाला लाइन जो है ना, एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली, ऐसे अगर होता है तो महीने में साल में 12 मंथ आता है, तो r/12 और 12n, ऐसे ही, बस ये ऐसे ही याद रखना है आपको फॉर्मूला। अब यहाँ क्या है, ए हो गया अमाउंट, मतलब अल्टीमेटली 20 लाख इन्वेस्ट करने के बाद 1.5 साल बाद कितना मिलेगा, ठीक है, तो ये हो गया अमाउंट, तो वही हमें निकालना है। पी क्या है, प्रिंसिपल, मतलब कितना पैसे लगाया है, इन्वेस्ट किया है या रखा है कहीं पे, 20 लाख है, तो 20 लाख हमने लिख दिया, 1 3 4 5, ये हो गया। तो 1 प्लस आर कितना है, 12% है, 12/2 कितना हो गया, 6 हो गया। हमें परसेंटेज हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी 100 नीचे है, तो ये 6 ही लिखेंगे यहाँ। और 2n, n कितना है, 3/2, तो 2n कितना हो गया, 2n मतलब क्यूब हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 1 2 3 4 5, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 106, अगर और फर्दर कैलकुलेशन करते तो 3 और यहाँ आ जाएगा 50, 53/50, ये होल क्यूब, ठीक है, 0। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाता है हमारे पास, तो करेक्ट आंसर हो गया ये। डेली इनकम ऑफ 3 पर्सन्स ABC इज इन द रेशियो 2:5:11। 3 बंदे हैं ABC जिनका इनकम का रेशियो जो है 2:5:11 है। अगर B का इनकम जो है 291, 291 मोर देन दैट ऑफ ए की जो इनकम है उससे अगर ₹291 ज्यादा है बी का इनकम, तो फिर हमें निकालना है सी का इनकम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो रेशियो दिया हुआ है 2:5:11, ये रेशियो दिया हुआ है 2:5:11, तो हम रेशियो वाले साथ हम x के साथ ले सकते हैं। तो a को हम ले लेते 2x, मान लेते a का जो इनकम है 2x है, b का जो है 5x है और c का जो है 11x है, ठीक है, x के साथ हमने लिख दिया। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि b का इनकम जो है 291 मोर देन दैट ऑफ a, एक b का इनकम, ये b का इनकम लिख लेते हैं हम। b का इनकम क्या है, a की जो इनकम है उससे 291 ज्यादा है, ठीक है, b का इनकम A का इनकम से 291 ज्यादा है, ये हमने लिख दिया। अब 2x इधर लाएंगे तो 5x minus 2x equal to 291 implies 3x equal to 291 implies x equal to कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 3 9 जा और 3 7 जा 97 हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है c का इनकम, ठीक, तो c का इनकम x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाए 11 into 97, तो 7 आएगा लास्ट में। 7 वाला कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। देखो मैंने यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन मैंने देखा 1 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 7 ही आएगा यूनिट प्लेस में। 7 वाला कौन सा है, ये है। तो ऐसे करके आपको टाइम बचाना है। मैं अगर ये कैलकुलेट करता तो कुछ सेकंड तो लगता ना समय, तो उसको मैंने बचाया। बस मैंने देखा यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई करने के बाद 7 आता है, तो देखा लास्ट में 7 है क्या, ये है, तो इसको सिलेक्ट कर दिया। अगर मान लो तो ऐसे दो ऑप्शन है जहां लास्ट में 7 है, तब मैं क्या करूंगा, तब एक स्टेप और करूंगा मल्टीप्लिकेशन यहाँ, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सलीम 7200 रुपए 7200 रुपीज बैंक से लेता है उधार प्रोजेक्ट के लिए, मतलब लोन लेता है 7200 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। After a period of 3 years, the amount will be 9576. What was the rate of interest? तो 3 साल बाद जो रिटर्न करना है बैंक को, उसको रिटर्न कितना करना पड़ेगा, 9576 रुपीज। तो 7200 जो है उसने उधार लिया या लोन लिया है बैंक से, उसको रिटर्न करना है 9576 रुपीज।
ये जो बढ़ के इतना अमाउंट हो गया 9000 समथिंग, तो ये जो बड़ा है वो इंटरेस्ट लगा है सारा। तो हमें ये निकालना है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट लगा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम हमारे पास अमाउंट है। अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट वो चीज होता है जो हमें रिटर्न करना होता है। ये फाइनली मतलब प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट मिलने के बाद जो बनता है उसी को हम अमाउंट कहते हैं, है ना, जो रिटर्न करना पड़ता है या फिर हमें मिलेगा, हमने किसी को उधार दिया जो वो इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करेगा। तो मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, जो भी हो, दोनों मिलके होता है अमाउंट। ठीक, तो हम यहाँ हमारे पास अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। या तो हम ए वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। ठीक है, मैंने क्या बोला, अमाउंट जो है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल जो शुरू वाला जो मेन अमाउंट है वो प्लस इंटरेस्ट, दोनों मिलके होता है अमाउंट। अब यहाँ अगर मैं अमाउंट पुट कर दे 9576 और ये हो गया 7200, इसने लिया 7200, ठीक है, प्लस एसआई का फॉर्मूला क्या है, पीआरटी बाई 100 या पीएनआर बाई 100, जो भी आपने सीखा होगा। पी क्या है, पी 7200 है, आर क्या है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है। टी क्या है, कितने टाइम के लिए, आफ्टर 3 इयर्स, 3 है, और डिवाइडेड बाय कितना है, 100 है। इसका कैलकुलेशन हम करेंगे, ये बहुत ही सीधा सिंपल सम है। इसको इधर ले आएंगे, 76 माइनस 7200 इक्वल टू कितना हो गया, ये आ गया ना, आर हो गया 3216, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो 76 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, ये आ गया 216 आर, इम्प्लाइज आर आ जाएगा कितना, 2376 बाई 216। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। अब हम देखेंगे कि इससे इसको डिवाइड करेंगे, अब वही सेम चीजें है, इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो पूरा डिवाइड ना करते हुए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ यूनिट प्लेस में 6 है, यहाँ यूनिट प्लेस में 6 है, अगर डिवाइड करेंगे भी तो आंसर जो है ऑप्शन में राउंड फिगर में दिया हुआ है, पॉइंट में नहीं है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली पूरा डिवाइड होगा। तो आपको उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, 6 से 6 को डिवाइड करने पे 1 आता है, तो लास्ट में 1 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। अरुण और भास्कर जो है एक काम को कंप्लीट करते हैं 26 डेज और 39 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब अकेले अरुण जो है 26 दिन में एक काम कंप्लीट करता है, उसी काम को भास्कर जो है 39 डेज में कंप्लीट करता है। अगर दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली दो मिलकर काम करेंगे तो कम डेज में काम करेंगे। तो इसका कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, हम ऊपर जो है दोनों की एफिशिएंसी जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्षमता जो काम करने की क्षमता है, अकेले काम करने की क्षमता है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कितना है, 26 into 39, ठीक है, दोनों की। और नीचे क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो यही आपको याद रखना है, 2% हो, 3% हो, 3% के केस में 2 करके यहाँ लिखना है, वो हम अलग लिखें। 2% अगर है तो आपको क्या करना है, दोनों की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना है, दोनों को प्लस करना है नीचे, और कैलकुलेशन करके रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आ गया 65। और तो इसको फाइनली हम लिखेंगे 5 और 5 15 और15 दिस, ये आंसर का है, ये हो गया करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि टी का जो रेट है वो 20% बढ़ा दिया गया है। मान लो पहले प्राइस 100 रुपए था, मैं 100 रुपए में लेके आता था, जितना भी अमाउंट हो, मतलब 100 रुपए मेरा खर्चा है, मेरा बजट है कि टी के ऊपर 100 रुपए में खर्चा करूंगा, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब इसका प्राइस बढ़ा दिया गया है, इसका प्राइस बढ़ा 20% बढ़ाया गया है, तो इसका 20% बढ़ाया जाएगा तो 120 हो जाएगा। 100 रुपए है और इसका 20% बढ़ा दिया गया है, तो कितना हो गया, 100 प्लस 20 रुपए हो गया इक्वल टू 100, 120 रुपए हो गया। लेकिन ये जो है मेरा बजट ऑलरेडी 100 रुपए, बढ़ाने के बाद 120 रुपए मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ज्यादा से ज्यादा 2% तक मैं मतलब हो सकता है, मैं बढ़ा सकता हूँ अपने बजट, इससे ज्यादा नहीं। होता है ना, हम लोग भी कहते हैं हाँ रेट इतना है, लेकिन
थोड़ा बहुत बढ़ जाए तो ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली कंजम्पशन कम कर, कम सामान लेके आते हैं, ठीक है। तो बजट 100 रुपए है, लेकिन मैंने ये बोला थोड़ा बहुत बढ़ेगा, थोड़ा बहुत और बजट बढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ। कितना? 2%। क्वेश्चन में यही बोला गया। तो 100 रुपए है, तो 100 रुपए का मैं कितना तैयार हूँ, 100 रुपए है मेरा बजट, और इसका 2% बढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ। 2% कितना है? 2 रुपीज है, ठीक है। 2 रुपीज तो कितना हो गया? 102। मतलब ये इसका प्राइस बढ़ के 120 हो गया, लेकिन मैं तैयार हूँ 102 रुपए तक मैं तैयार हूँ। इतना इतना ठीक है मेरे लिए। तो अगर 120 रुपए तक खर्चा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बढ़ के इतना हो गया, उसी अमाउंट के जितना अमाउंट में हर रोज मतलब हर महीने खरीदता था, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब तो रेट जितना अमाउंट में लेता था, कंज्यूम करता था, उसका रेट 120 रुपए हो गया, लेकिन 120 रुपए देने के लिए तैयार नहीं हूँ, 102 रुपए ही दूंगा। तो मतलब क्या, मैं अपना कंजम्पशन कम कर लूंगा, ठीक है। तो किस रेट पे कम करूंगा, कितना परसेंट कम करूंगा, वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। देखो 120 रुपए प्राइस है, 102 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, तो 120 माइनस 102 कितना हो गया? 18 हो गया। तो 18 रुपए कम देने के लिए मैं मतलब 18 रुपए दे नहीं सकता उसी अमाउंट के ऊपर, बजट बढ़ा नहीं सकता 100 के ऊपर, मतलब 18% जो है वो मैं बढ़ाने का मतलब बेयर नहीं कर सकता। अब हमें ये निकालना है क्वेश्चन में कि by what percent should a threshold reduce their consumption, कितना परसेंट कंजम्पशन रिड्यूस करना है, कम करना है। तो कम करेंगे कंजम्पशन तो ऑब्वियसली ये एडजस्टमेंट हो जाएगा, 102 रुपए तक आके टिक जाएगा, 120 रुपए वाला सामान मतलब उतना तक प्राइस में लेना नहीं पड़ेगा। तो 18 जो है वो ऊपर लेंगे, ठीक है। जो डिफरेंस ये 18 ऊपर लेंगे, शुरू वाला जो इंक्रीज होकर प्राइस है 120 रुपए, 120 रुपए इनटू 100, इसका परसेंटेज हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। इससे इसको कैलकुलेट करते हैं 15 180 है ना, तो 15 हो जाएगा, 15%। तो करेक्ट आंसर हो गया ये। क्वेश्चन में बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 40% है सेलिंग प्राइस का। कॉस्ट प्राइस जो है वो 40% है सेलिंग प्राइस का, ठीक है। 40% है सेलिंग प्राइस का। अगर ऐसा है तो हमें प्रॉफिट निकालना है, ठीक। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर सेलिंग प्राइस को मैं x ले लेता हूं, मान लो, तो 40% ऑफ x, ठीक है। 40% को हम ऐसे लिख सकते हैं बाई 100, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करेंगे 2 5, तो क्या हो गया 2x बाई 5, ये आ गया हमारे पास, CP आ गया, और ये SP, ठीक। तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया हमारे पास, प्रॉफिट जब होता है तो सेलिंग प्राइस माइनस, सेलिंग प्राइस ज्यादा में बेचते हैं तभी जाके प्रॉफिट होता ना, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस ये है माइनस कॉस्ट प्राइस ये है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x बाई 5, ठीक। 5x और 5x माइनस 2x इक्वल टू 3x। अब ये प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बाई, ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट बाई कितना हो गया, ये जो CP है उसको लिखेंगे 2x बाई 5, ठीक है, इनटू 100%। इसका कैलकुलेशन करो आप, x कैंसिल हो गया, तो रह क्या गया 3/2, 3/2 मतलब 1.5, 1.5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर 150, ये 150%। किसी एक स्फीयर का अगर रेडियस 50% बढ़ा दिया जाए तो फिर इसकी सरफेस एरिया में कितनी बढ़ोतरी होगी? तो इसका कैलकुलेशन पहले तो हम मान लेते हैं जो सिंपल रेडियस है, रेडियस r ले लेते हैं, ठीक है। तो r के साथ जो फॉर्मूला है सरफेस एरिया, तो क्या फॉर्मूला है 4 पाई r², ठीक है। ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब बोला गया है कि रेडियस जो है 50% बढ़ गया है, तो रेडियस जो है नए वाले केस में न्यू रेडियस कितना हो जाएगा, न्यू यहां लिख देते हैं, न्यू रेडियस कितना हो जाएगा, इसका 50% बढ़ जाता है, ठीक है। 50% बढ़ जाता है, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो r इंटू 50/100 मतलब क्या हो गया 1/2, तो क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई करें 2r प्लस r 3r/2, तो ये हो गया न्यू रेडियस। अब न्यू रेडियस के साथ सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, न्यू सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r², ये बाय 2 इसका स्क्वायर, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 4 पाई इंटू 9r² बाय 4, इसका कैंसिल कर दो आप, 9 पाई
आर स्क्वायर। ये आ गया न्यू सरफेस एरिया, ये पुराना वाला शुरू वाला था और ये इंक्रीज होने के बाद ये सरफेस एरिया। हमें ये निकालना है हाउ मच परसेंट द सरफेस एरिया बाय हाउ मच परसेंट द सरफेस एरिया विल इंक्रीज, कितना परसेंट सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। तो बढ़ कितना गया है वो हम देख लेते हैं। देखो 9 पाई आर स्क्वायर हो गया, पहले था 4 पाई आर स्क्वायर, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बढ़ कितना गया है, या फिर हम इंक्रीज लिख सकते हैं, इंक्रीमेंट लिख सकते हैं। 9 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 कितना है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बढ़ गया है। शुरू में कितना था, शुरू में था इतना, बढ़ के हो गया 9 पाई आर स्क्वायर, बड़ा कितना है 5 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जो भी चेंज हुआ है उस कितने परसेंट चेंज हुआ है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लिखेंगे कितना चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, 5 पाई आर स्क्वायर चेंज हुआ है। शुरू में कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर था। ठीक है, इनटू 100%। तो ऐसे वाले चेंज वाले केस में कि इतना अमाउंट से इतना हो गया, तो बताओ कितना परसेंट चेंज हुआ है। तो इसका कैलकुलेशन ऐसे ही करते हैं कि चेंज कितना हुआ है वो लिखेंगे ऊपर और नीचे शुरू में कितना था। यही शुरू वाला सरफेस एरिया इतना था, चेंज कितना हुआ है 5 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया, बढ़ के ये 9 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसका कैलकुलेशन 100%, इसका कैलकुलेशन ये कैंसिल हो गया, इससे इसको करेंगे तो 25 और 525 से 125%। तो करेक्ट आंसर हो गया ये। इस क्वेश्चन में जो है इसका वैल्यू दिया हुआ है, आप देखो क्वेश्चन में ये वैल्यू दिया हुआ है, हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ऐसे वाले केस में हमें क्या करना है, देखो हमें सीधा ये जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट हमें दिख रहा है, पहले तो इसको हम रिमूव करते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। अगर इसका कैलकुलेशन करें तो ये तो सीधा सीधा ये 135 आ गया, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई पॉइंट नहीं है तो सीधा वैल्यू है, हमने लिख दिया। इसको क्या करेंगे, पॉइंट वाला तो वैल्यू है नहीं, तो पॉइंट वाला अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो तो इसको ऐसा कर दो। ठीक है, अब इसमें से डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस है तो 1 देंगे 2 0 लिख देंगे। ऐसे करके इसमें भी लिखेंगे 18225 और नीचे लिखेंगे पॉइंट के बाद 4 प्लेसेस है तो 1 देंगे 4 0 1 2 3 4 और इसका भी ऐसा ही करेंगे 18225 नीचे देंगे डेसिमल के बाद 6 प्लेसेस है तो 6 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये जो है 135 इसका कैलकुलेशन का रूट जो है ऊपर नीचे दोनों में अप्लाई होगा। हम अलग कर सकते हैं रूट को 8225, ठीक है, और नीचे भी कर दिया हमने 100। ये इससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, 8225 और नीचे हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 18225 और नीचे हो जाएगा 1 लेके 60। ठीक है, 60। अब इसका रूट आ गया। अब इसका जो है कैलकुलेशन फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो ये 18225 का तो वैल्यू है 135 और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 होता है। सीधा सीधा रूट के अंदर अगर जीरो वाला नंबर होता है, जीरो वाला नंबर, तो आप क्या करोगे, जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो आधा कर दोगे, आधा नंबर ऑफ जीरो, 4 जीरो है तो 2 जीरो लिखोगे, 2 जीरो है तो 1 जीरो लिखोगे, 6 है तो 3 लिखोगे। ऐसे करके स्क्वायर रूट जो जीरो वाले नंबर से मतलब 1 के साथ जीरो वाला नंबर है 1000 हो गया 10,000 जो भी नंबर हो उसको आधा कर लेना है। अगर मान लो 5 जीरोस आ गए तो 5 का आधा तो 2.5 है, तो 2.5 जीरोस तो आप लिख नहीं सकते, तो इसलिए इवन नंबर वाले जीरोस के केस में ये चीज अप्लाई होगा। ठीक है, अब ऊपर लिखेंगे इसका वैल्यू तो 135 है और नीचे लिखेंगे 4 जीरोस है ना, 2 जीरो लिख देंगे। यहाँ 135 नीचे 6 जीरो है तो 3 जीरो लिख देंगे। अब इसका कैलकुलेशन 135 इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 13.5, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1.35, इसका कैलकुलेशन करेंगे 0.135। इसका हम अगर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 589.94 और ये आ गया 1। तो करेक्ट आंसर हो गया ये। दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, एक नंबर भी दिया हुआ है, तो दूसरा नंबर क्या है वो निकालना है। तो इसको करने के लिए फॉर्मूला हमें याद रखना है, क्या है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स
मतलब एलसीएम और एलसीएम का गुना करेंगे और फिर ये जो दो नंबर है इन दोनों की गुना करेंगे, जो भी आएगा यहाँ टोटल, ये टोटल दोनों इक्वल होगा। तो एलसीएम एलसीएम जो है वो कितना है, एलसीएम है 4104, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 9। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, जो नंबर की जो है गुना कितना है हमें यहाँ, तो एक नंबर है 171 और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर इसको हम y लिख लेते हैं, दूसरा नंबर ये दो नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें y का वैल्यू निकालना है, 4104 into 9 by 171 equal to y, मतलब ये दूसरा नंबर जो है ये वैल्यू आएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे y equal to हमारे पास आ गया 216, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। दिया हुआ है x% of y is equal to 150, ये दिया हुआ है, और y% of z is 300, y% of z is 300, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या है, गुना है, इनटू है, ठीक। तो हम क्या करें, हमें निकालना है x और z के बीच जो रिलेशन है, मतलब ऐसा कोई इक्वेशन लाना पड़ेगा, समीकरण लाना है जिसमें x और z हो, y ना हो, ठीक। तो यहाँ हम फर्दर एक कैलकुलेशन चाहे तो कर लेते, तो x% ऑफ परसेंट हटा देते, x by 100 into y, ठीक है, इक्वल टू 150, और ये हो जाएगा y by 100 into z इक्वल टू 300। तो ये हो गया एक और ये हो गया दूसरा, एक दूसरे को अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे एक से दूसरा, तो क्या होगा, y कट हो जाएगा, तो y खत्म हो गया, रह क्या जाएगा x और z, और उसमें से हमें कैलकुलेशन करना है। हम यहाँ एक फर्दर लाइन कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर आपको इस लाइन में प्रॉब्लम हो। ये 100 जो है ये उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके 1500 और 10, ठीक है। यहाँ भी हम चाहे तो फर्दर कैलकुलेशन करके ऐसे रख देते हैं, आपके लिए समझने में आसानी रहेगी। ये 100 जो है उधर चला जाएगा और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये हो जाएगा, तो हम इसको कर लेते हैं 1 और इसको कर लेते हैं 2, ठीक है। अब 1 2 को डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाता है, ये आ जाएगा xy बाई yz, लेफ्ट साइड बाई लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड बाई राइट साइड, 15,000 बाई 30,000, ठीक है। इससे इसको कट करेंगे तो 2 बार जाएगा ये, और y कैंसिल रह जाएगा x बाई z। अब x और z के बीच हमें निकालना है रिलेशन, ये 2x हो गया, ये z हो गया, मतलब z इक्वल टू 2x, ये हो गया रिलेशन, तो करेक्ट आंसर है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया कि दो नंबर जो है ये 2:3 रेशियो में है, अगर 7 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, दोनों में से बाद दिया जाता है, माइनस किया जाता है, ठीक है, तो नया नंबर जो भी आएगा, दोनों में से 7 माइनस करने के बाद दोनों जो भी नया नंबर आएगा उन दोनों की रेशियो जो है 7:11 है। तो स्मॉलर नंबर कौन सा है, दोनों में से स्मॉलर नंबर जो है वो हमें लिखना है, इनमें से कौन सा है, ठीक है। दो नंबर है मान लो x और y, ठीक है, x और y ये रेशियो 2:3 में है, 2:3 में, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं x 2x और y 3x, ठीक। अब क्या है, ये जो दो नंबर है तो ऑब्वियसली ये छोटा है, ये बड़ा नंबर है। अब दोनों में से अगर -7 कर दिया जाता है, इसमें से मैंने माइनस कर दिया, अब इसमें से भी अगर मैं माइनस कर देता हूँ 3x - 7, इसमें से भी माइनस किया 7, उसमें से भी माइनस किया, अब करने के बाद जो इनका जो रेशियो आता है माइनस करने के बाद, वो रेशियो है 7:11, मतलब 7/11, ठीक है। दो नंबर दिया हुआ है 2:3 रेशियो में, नंबर ले लिया x और y, इसको k फॉर्म में या x फॉर्म में, x नहीं यहाँ मैं k लिख लेता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक ये है, तो यहाँ k लिख लेता हूँ, ठीक है, 2k और k। तो हम लिखते हैं ना रेशियो फॉर्म में, जब भी रेशियो मतलब रेशियो वाले साथ में जब भी रेशियो होता है तो k लगाते हैं या x लगाते हैं और उसको एक इक्वल एक वैल्यू लेके आते हैं, ठीक है। रेशियो दिया हुआ है तो ये वैल्यू हम लेके आए, इसमें से 7 माइनस के, इसमें से 7 माइनस के, जो भी नंबर आएगा दोनों की रेशियो ये है। अब कैलकुलेशन करेंगे तो 22k - 77 इक्वल टू 21k - 49, इसमें से k का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 22k - 21k इक्वल टू 77 - 49, यह आ गया k
और यहाँ से हो जाएगा 8 और 6 में से 28, तो k का वैल्यू हो गया 28 है ना। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है स्मॉलर नंबर कौन सा है, स्मॉलर तो ये है, तो 2k का वैल्यू 28 है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 56, तो करेक्ट आंसर हो गया ये। तीन दोस्त ABC, तीन दोस्त मिलके एक जगह इन्वेस्ट करते हैं 30,000, ठीक है, किसी भी बिजनेस में मान लो इन्वेस्ट करते हैं 30,000, 30,000 रुपए। अब ईयर के एंड पे उनको मिलता है, ए को मिलता है 20,400 रुपए, बी को मिलता है 25,500 और सी को मिलता है 30,600। अगर ऐसा है तो हमें ये निकालना है कि ए और सी द्वारा कितना इन्वेस्ट किया गया था इस बिजनेस में। तो जितना भी इनको मिलता है उसका रेशियो निकाल लेते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा किस रेशियो में मतलब इन्होंने इन्वेस्ट किया था, क्योंकि जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा उसी रेशियो में प्रॉफिट या आप मान लो रिटर्न मिलेगा, है ना। ये सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा इन्वेस्ट करोगे ज्यादा पैसे रिटर्न में मिलेगा। तो इसीलिए जितना पैसे उनको वापस मिला है उसका रेशियो अगर लेंगे तो हमें इवेंचुअली ये पता चल जाएगा किस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो हमारे पास है 20,400 इस रेशियो निकालते हैं 25,500 इस टू 30,600। इसका अगर रेशियो निकालेंगे पहले तो हम देखो रेशियो वाले केस में एक चीज आपको ध्यान रखना है, आप इसको चाहे किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 से 5 से 10 से मल्टीप्लाई, सब नंबर को अगर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे ना तो ये और ये इक्वल होगा। या फिर डिवाइड करना चाहो तो सारे नंबर को, जितने भी तीन नंबर है तीनों को सेम नंबर से डिवाइड कर दो, करके जो भी रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल होगा। इसका एक प्रॉपर्टी है रेशियो में। तो हम 100 से अगर डिवाइड कर देते हैं, शुरू में बड़ा नंबर जरूरत नहीं है, 100 से कर लेते हैं तो ये आ जाता है 2306, ठीक है। और फर्दर अगर इसको डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं क्या आता है, 3 से कर लेते हैं, 3 से जाएगा, 3 से कर लेंगे तो 3 6 18 24, 3 8 24, 3 से करते हैं 3 8 और 3 5, 3 से करते हैं 102, ठीक है। अब 17 से करते हैं, 17 से जाएगा 4 17 से 68, 5 17 से 85 और 6 17 से 102। तो ये हो गया, ये जो है इसका ये इवेंचुअली ये निकल के ये आ गया, ये और ये इक्वल है। तो हमें मिल गया ए बी सी जो है इस रेशियो में इनको पैसे मिला है, तो पैसे मिला है तो फाइनली ये रेशियो आ गया, इस रेशियो में इनको रिटर्न मिल गया है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कितना इन्होंने ए और सी मिलकर कितना इन्वेस्ट किया है। तो इस केस में जैसे रेशियो वाले साहब में होता है ना कि आप निकालो, ए का हिस्सा निकालो, बी का हिस्सा निकालो, हम क्या करते हैं जिसका हिस्सा निकालना होता है उसका रेशियो ऊपर लिखते हैं और नीचे डिवाइडेड बाय तीनों रेशियो या दो रेशियो जितने भी रेशियोज दिए हुए होते हैं सारा नीचे प्लस करके लिखते हैं, इनटू लिखते हैं कितने अमाउंट को, मतलब कौन सा अमाउंट है जिसको डिवाइड करना है। तो ऐसे यहाँ करेंगे, ए और सी हमें ये निकालना है, ए और सी मिलकर कितना इन्वेस्ट किया है। तो ए और सी का वैल्यू, ए और सी का रेशियो यहाँ है और नीचे कर देंगे सबका सम, इनटू क्या करेंगे किसको डिवाइड करना है, मतलब हमें ये निकालना है 30,000 इन्वेस्ट तीनों ने मिलके किया था, हमें ये निकालना है ए और सी मिलके कितना इन्वेस्ट किया था, मतलब 30,000 में से निकालना है कितना इन्वेस्ट किया था, इसलिए 30,000 यहाँ लिखेंगे। अब कैलकुलेशन करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही होगा इसका आंसर। नीचे आ जाएगा 15, ऊपर 10, नीचे आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 30,000, ठीक है। इससे इसको करेंगे तो 2000 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20,000, मतलब ए और सी मिलके इस बिजनेस में इन्होंने 20,000 इन्वेस्ट किया था। एक ट्रायंगल की एरिया दिया हुआ है और बेस और हाइट में जो है वो रेशियो दिया हुआ है 2:3 है, ठीक है। बेस और हाइट, बेस इज टू हाइट हो गया 2:3, तो इसको हम x फॉर्म में लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं लेट बेस इक्वल टू 2k और हाइट इक्वल टू 3k, ठीक है। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, ट्रायंगल के एरिया क्षेत्रफल कितना है ट्रायंगल के, त्रिभुज के एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये है ना फॉर्मूला, बेस इनटू हाइट, ठीक है, हाफ इनटू भूमि इनटू उच्चता, ठीक है। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है 300 है, ये हमने लिख दिया, हाफ इनटू बेस कितना है 2k है और हाइट कितना है
हाइट है 3k, 2 2 कैंसिल हो गया, ये 3 इधर आ जाएगा डिवाइड होके 300/3 इधर रह जाएगा k into k मतलब k स्क्वायर, ठीक है। तो 100 हो गया k स्क्वायर, ठीक है। तो k का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर इस साइड में रूट हो जाएगा, तो k का वैल्यू आ जाएगा 10। k का वैल्यू 10 आ गया, हमें निकालना है फाइंड इट्स हाइट निकालना है। तो 10 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 30, तो 30 मीटर ये हो गया करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन है मैंडेज या फिर टाइम एंड वर्क से। इसमें दिया गया है कि 3 लोग जो है एक साथ मिलके काम कर सकते हैं 25 दिन में, मतलब तीनों की मिलके काम करने की क्षमता जो है 25 दिन है। एक्स और वाई जहाँ पे सेम काम को 50 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो जेड की एफिशिएंसी हमें निकालना है। देखो तो हम क्या एफिशिएंसी निकालना है, मतलब कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। तो ऐसे वाले सामने रेट का पता होना चाहिए कि रेट क्या है। अगर मैं बोलूं ए जो है एक काम 50 दिन में कर सकता है, मान लो 50 दिन में, मान लो जस्ट एक आउट ऑफ द साल से बाहर एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ए एक काम को 50 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक काम वन वर्क कितने दिन में कंप्लीट करता है, 50 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा, इसको अगर मैं उल्टा लिख लेता हूँ, जैसे 50 दिन में 50 डेज वन वर्क एक काम करता है, ठीक है। तो 1 डे कितना हो गया, 1/50 वर्क है ना। तो इसी को कहा जाता है रेट, कि एक दिन में कितना काम कर सकता है, क्षमता कितना है, रेट। अगर रेट का पता चल जाए, जो भी रेट होगा उसको उल्टा कर लेना है, तो हमारा डेज एफिशिएंसी निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, z की रेट कैलकुलेशन करेंगे। z का रेट क्या है, x प्लस वाई प्लस z वाला जो रेट है वो रेट माइनस x प्लस वाई का रेट, मतलब इसका जो भी रेट है, जिस रेट पे काम करते हैं तीनों मिलके, उस रेट से अगर मैं माइनस कर दूं x प्लस y, मतलब xy का रेट माइनस कर दूं, तो ऑब्वियसली z का रेट निकल के आएगा, z का रेट। अब x प्लस y का प्लस z का रेट कितना है, क्वेश्चन में दिया गया है कि x प्लस y प्लस z कितना, 50 कितने दिन में, 50 नहीं 25 दिन में, 25 दिन में एक काम कंप्लीट कर सकते हैं, एक काम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। x y z तीनों मिलके 25 दिन में एक काम कंप्लीट कर, एक दिन में कितना कर सकते हैं, 1/25 वर्क। तो यही हो गया रेट x प्लस y प्लस z का, तो ये लिखेंगे 1/25 माइनस x प्लस y कितना, 50 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, तो एक दिन में 1/50, ऐसे ही कैलकुलेशन 1/50। इसका कैलकुलेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे, 50 आएगा, 2 - 1, ठीक है। 25 टू दो बार जाएगा तो 2 यहाँ आ गया, और सेम है तो 1 आ गया, तो 1/50। तो z का रेट कितना आ गया, z का रेट 50 आ गया। तो मैंने क्या बोला था, रेट जो भी है उसका उल्टा कर लेना है, इनवर्स लेना है, तो आपको एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो इसको उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 50। तो करेक्ट आंसर क्या है, 50, मतलब 50 डेज में z अकेला ये काम कर सकता है। कैलकुलेशन हमें करना है। इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट के अंदर दोनों को ले आते हैं, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी चीज होता है तो रूट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसको उल्टा करेंगे। रूट दो जगह है तो वो दोनों एक ही इसके ऊपर ले आएंगे, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। ये हम ले आए एक ही रूट के अंदर। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखो ऊपर वाला जो पार्ट है, सिर्फ नीचे वाले को भूल जाओ, ऊपर वाला जो है अगर डेसिमल हटाएंगे तो क्या करेंगे, जो नंबर है उसको लिखेंगे, और डेसिमल के बाद कितने प्लेस है, 4 प्लेस है, तो 1 देंगे 4 0 देंगे, सिर्फ इसके लिए, ठीक है। अब आते हैं ये वाला नीचे वाला पार्ट 32 है, ये हमने लिख दिया 32। अब इसमें से डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 2 प्लेस है तो 2 0 1 और 2 0, ये कहां आएगा, नीचे वाला नंबर है तो 1 2 0 ऊपर आएगा, यहां आ गया 1 2 0, ठीक है। अब कैलकुलेशन करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, अब क्या हो गया, ये आ गया, ठीक है। नीचे ऊपर क्या आ गया, 1 आ गया, नीचे क्या आ गया, 100 आ गया, ठीक। इसका हमें रिजल्ट निकालना है, जो भी होगा वही होगा आंसर। अब रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऊपर भी कर दो नीचे भी कर दो, ठीक है। ये हो गया, ऊपर 1 का स्क्वायर रूट 1 है, 100 का स्क्वायर रूट 10 है, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 0.1 आ जाता है। ये हो गया करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 चेयर और 5 टेबल की जो रेट है टोटल वो है 340, 10 चेयर और 10 टेबल की रेट 800 रुपए है। ऐसा अगर है तो एक चेयर और एक टेबल की रेट निकालना है। तो एक चेयर हम ले लेते हैं, चेयर का जो प्राइस है वो हो गया, हम ले लेते हैं x, और एक टेबल का जो प्राइस है, टेबल का प्राइस हम ले लेते हैं y, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, फर्स्ट कंडीशन कहता है 2 चेयर और
5 टेबल। दो चेयर, एक चेयर का रेट अगर x है, दो का कितना होगा 2x। एक का रेट अगर 5 है, दो का कितना होगा 2 into 5 मतलब 10 रुपए होगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक का अगर x है, दो का होगा 2x। दो चेयर है ना और 5 टेबल। एक टेबल का रेट अगर y है, 5 टेबल का 5y। ये दोनों मिलके टोटल कितना हो गया 340। और दूसरा कंडीशन ये बोला है 10 चेयर। 10 चेयर, एक का रेट x है तो 10 का हो जाएगा 10x और 10 टेबल और 10 चेयर 10 टेबल। 10 एक टेबल का रेट y है तो 10 का रेट 10y हो गया। ये दोनों मिलकर टोटल हो जाता है 800। इसको फर्दर 10 से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि 10 से डिवाइड जाता है। तो ऐसे जब भी इक्वेशन मिलता है, अब देखना अगर किसी पर्टिकुलर कॉमन नंबर से डिवाइड होता है तो डिवाइड कर लो तो छोटा इक्वेशन बन जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। अब हो गया इजी। अब हम इन दोनों को कैलकुलेट करके फर्दर जो से समीकरण या इक्वेशन कह लो सॉल्व करते हैं, वैसे ही सॉल्व करके x y का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू ऑप्शन देख के आप पता कर सकते हो कि आंसर क्या हो सकता है। देखो अब हमारे पास क्या है x और y। x क्या है चेयर का वैल्यू, y टेबल का वैल्यू। एक दोनों को प्लस करने के बाद 80 आया, मतलब दोनों मिलके टोटल 80 होता है। तो यहाँ ऑप्शन देख लो कहा दोनों की प्राइस मिलने के बाद 80 होता है। ये एक ऑप्शन है और ये एक ऑप्शन है, बाकी ये तो दोनों है नहीं। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो अगर मैं ले लेता हूँ ये वाला ऑप्शन करेक्ट है तो इसका वैल्यू पुट करके हम देख लेते हैं। ये क्या है, ये चेयर का वैल्यू है। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट मेंशन चेयर को किया गया, इवन बोला भी गया है फर्स्ट 1 चेयर और 1 टेबल का वैल्यू निकालो। तो फर्स्ट वाला जो वैल्यू है वो चेयर का वैल्यू है। तो चेयर का वैल्यू अगर 60 लेते हैं तो यहाँ पुट करके देखते हैं चेयर का वैल्यू x क्या है, चेयर का वैल्यू 60 और y क्या है, y टेबल का वैल्यू। टेबल का वैल्यू अगर इसके अकॉर्डिंग लेते हैं 20 तो क्या आ जाता है 60 into 2 मतलब 120 प्लस 100 220 हो जाता है लेफ्ट साइड में। जबकि यहाँ इसका वैल्यू कितना है 340। तो मतलब ये करेक्ट है नहीं, ये करेक्ट नहीं है तो ये ऑब्वियसली करेक्ट होगा। तो ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में ये है कि एक शॉपकीपर जो है एक वाटर हीटर 320 रुपए में सेल करके वो 20% लॉस उसको होता है। मतलब वाटर हीटर वो 320 रुपए में बेचने पे 20% उसको लॉस होता है। अगर उसको प्रॉफिट करना है 20% तो कितने में उसको बेचना होगा। मतलब 320 रुपए में अगर वो बेचता है तो उसको 20% का लॉस होगा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है 320 रुपए में अगर बेचता है तो लॉस हो जाता है कितना परसेंट 20% लॉस हो जाता है। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हम निकालते हैं, क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस के जो सेलिंग प्राइस दिया है वो लिखेंगे इनटू 100 जो है ये फिक्स है, परसेंटेज वाला 100 है ये फिक्स है। नीचे क्या करेंगे 20% लॉस है ना, मतलब 80% पे बेचा है तो 80 यहाँ आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 4 है तो 400। तो कॉस्ट प्राइस आ गया 400। अब ये बोला गया है कि कितने पे बेचने पे 20% प्रॉफिट होगा। तो हमें न्यू सेल प्राइस निकालना है। न्यू सेल प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20% प्रॉफिट, मतलब क्या है 120% पे बेचेंगे तो कॉस्ट प्राइस जो है उसके ऊपर 20% प्रॉफिट होगा, यही बोला गया है सॉरी होगा। अब क्या करेंगे इसका 400 प्लस 400 into 20%। 400 का 20% कितना है 80 हो गया। इसका फर्दर कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, परसेंटेज को हटा के नीचे 100 देके तो ये 480। तो करेक्ट आंसर हो गया ये 480। आई होप जितने भी सम हमने दिखाया है इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप के कॉन्सेप्ट इस एग्जाम में, मतलब अभी इस साल के एग्जाम में फॉलो किया जा रहा है। तो आप भी ध्यान से इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, बहुत सारा शुभकामनाएं कि आप ये एग्जाम क्रैक कर लो। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करना।